कंपेयर करके आंसर किया। मुझे जरा समझाओगे प्लीज। सर जैसे कि बताइए बताइए। बताइए इब्राहिम कैसे किया है। ये आप वो लोग हैं जो सिर्फ बड़ी बड़ी आप लोग बातें करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते हैं। सर सर मुझे जैसे कि मतलब लाइक सर मतलब ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे कैलकुलेट किया ही करके। नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि अगर सॉल्व किया होता तो फटाक से आप बता पाते। किसी ने सॉल्व नहीं किया। तो मैंने किया, सर मैं आंसर बताऊं? बताओ। सर उसको लिख दिया सर, बस 2 8 8 18 18 32 32, उसके बाद सर वैसे करके तो हाँ 50 सर 50 मैंने भी 72। कंपेयर करके किया, मैं वही बोला। मानसी आप बोलिए। सर जैसे हमने मतलब ऐसा 10th में हमने पढ़ा था कि इवन नंबर ऑफ पीरियड में मतलब n+2 द होल स्क्वायर बाय 2 रहेंगे, तो 10 पीरियड्स ने सीधा वही डाल दिया 10+2 द होल स्क्वायर बाय 2 = 72, तो उससे आ गया आंसर। ठीक, करेक्ट। जानवी जरा 9th क्वेश्चन बताइए कैसे किया है। हाँ सर वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सर एक्वस मांगा, सर ये मेरा गलत हो गया था बट फिर बाद में समझा सर। कैसे मुझे समझाओ प्लीज। हाँ सर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग मतलब सबसे पहले वही रेड्यूस हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो आयन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीन मतलब स्नैच कर लेगा सर सबसे जल्दी वो। कैसे पता चलता है ये। सर वो पता चलता है उससे, जैसे जिसका साइज सबसे छोटा होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वही अट्रैक्ट करेगा एक्वस मीडियम में। अच्छा, सीरियसली ये सबसे छोटा है साइज में। सर इन चारों में सर। पक्का। एक बार पीरियोडिक टेबल देखो जरा। सर उसका चार्ज +4 है। ना आपने सॉल्व किया है। सर ऐसे ही सॉल्व किया है। अच्छा, चार्ज +4 है इसलिए। IE1 से कर सकते हैं। I1 से कर सकते हैं। अच्छा, और बताएं किसने किया है इसको सॉल्व। आप लोग सिर्फ ना आंसर मैच कराने का काम करते हो। कोई लॉजिक नहीं है। और मैं सीरियसली एकदम सरप्राइज बोलो, शॉक बोलो कि यार ये सारी चीजें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, वहां तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, और आप लोगों को डाउट्स भी नहीं है। आप लोगों को डाउट्स भी नहीं है, वाह। सर मेरी लॉजिक गलत है सर। बिल्कुल 100% गलत है लॉजिक आपका। ऐसा कोई लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। छोटा है तो ऐसा होगा और बड़ा है तो ऐसा होगा। प्रॉपर कंसेप्ट है उसका, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने का। आप लोगों ने आंसर निकाल दिया है, शाबाश। मानसी सर वो 12th हाइड्रेशन किया आपने। वाला सर। हाँ जी। सर वो हाइड्रेशन वाला लगा ना सर, सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा पर यूनिट मतलब पर साइज उसका, सिखाएंगे तो फिर हम कौन सा आपको। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब सिखाएंगे आपको तब बात करेंगे उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जानवी का डाउट है। मानसी आपको आया है ये। नो सर मेरा भी डाउट है। अच्छा, इमरान आपको आया, इब्राहिम आपको आया। सर कौन सा वाला? 12th। नहीं सर। किसी को आया 12th। सर हम्म। सर क्रिप्टन तो नोबल गैस है, तो वो पी ब्लॉक में ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे जहाँ जिस लास्ट सबसेल में गया तो वो उस ब्लॉक का होगा, जैसे डी डी सबसेल में गया तो वो डी ब्लॉक का होगा, एस सबसेल में गया तो एस का होगा, तो तो ऐसे फिर कर आंसर क्या होना चाहिए। सकते हैं। जैसे लाइक इसमें सबसे ज्यादा किसका है, फाइव डी का है तो फाइव डी डी ब्लॉक होगा। ये अब तक के मेरे पूछे हुए सारे क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है।
पर इजी क्वेश्चंस कहाँ आपको आते हैं? आपको तो डिफिकल्ट जो नहीं पढ़ा है वो आ जाता है, क्योंकि आंसर मैच कर जाता है। चलो देखिए कैसे करना है इसको। क्रिप्टन 0 ग्रुप का मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद है किसी को? 36 है 36 36 क्रिप्टन का 36 होता है? हाँ हाँ सर। सर सर पक्का 36 ही होता है पक्का है सबका? सर। Yes, सामने sir. पीरियोडिक टेबल है। यस सर अरे नालायक ठीक है, इसके बाद क्रिप्टन के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं 4d से, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम करो। 10 + 14 + 2 + 6 + 1 + 2 से फटाफट से ऐड करके बताओ कितना हुआ। 35 अच्छे से सब लोग देख लें एक बार कितना हो रहा है। 35 35 ही हो रहा है सबका। कितना हो गया सम? 71 आपको ऐसा लिखाया था मैंने, खोल करके नोट्स देखें कहीं, जहां पर आपको प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स लिखाया था, चेक कर लीजिए नोट्स में। सर याद भी है ये। याद है तो फिर डाउट नहीं है, और नहीं याद है तो प्लीज नोट्स एक बार रेफर करें। समझ आया? हाँ सर। 13 किसका डाउट है? थर्टीन सर मेरा डाउट है। जानवी आप बताइए कैसे किया? सर मैं वो सर स्पेशल सीरीज वाला जो होता है सर 2n² जो है सर वो हर एक उसमें होता है, तो फिर उसका समेशन होता है 2 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 हम्म, और फिर उसको into 2 कर दिया। तो क्या आंसर आ गया? फिर n into n plus 1 into n plus 2 by 3। चलिए आपको बहुत मेहनत से आ गया है तो अच्छी बात है। जिनको नहीं आया मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि ये एज अ फॉर्मूला है, एज ए ट्रिकी फॉर्मूला है, आप प्लीज इसे याद रखिए, नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। एंड नॉट इवन दैट, इवन द क्वेश्चन नंबर 11th जो था और 10th भी, उसके लिए भी एक ट्रिक होती है, आपको बार बार लिख करके करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को आ गया तो मैंने उसकी बात नहीं करी ट्रिक की 13 भी इसका ट्रिकी फॉर्मूला आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, और किसी को अगर 10th 11th का ट्रिक फॉर्मूला चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा। मैं हालांकि 11th तो आप वैसे भी सही कर रहे हो, 10th का अगर किसी को ट्रिक चाहिए हो तो बता देना, वो भी बता दूंगा। हाँ सर शायद दृशा ने कि मानसी ने किसी ने बताया भी था वो फॉर्मूला, वही ये है एक ट्रिक। ये अगर आपसे इवन के लिए पूछ रहे हैं, ऑड के लिए पूछ रहे हैं, तो ये है। जैसे आपको वहां पे क्या बोला था, 10th पीरियड पूछा था, तो हो सकता है 10th पीरियड आपके लिए काउंटिंग करके बताना आसान हो, लेकिन अभी पूछ लें अगर 15th पीरियड और 16 पीरियड, तो आप बनाते थोड़ी ना बैठोगे अब 10th पूछा तो n की जगह पे 10 रखो जरा, आ जाता है सर। समझा? हाँ सर यस सर। तो ये आपके पास रहेगा, तो आपसे वो अब हाइपोथेटिकल कुछ भी बोल दे, वो कहते हम तो 20 पीरियड की पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, अब बताओ, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। चलो 15 पर आते हैं। 15 किसका डाउट है? सर मेरा। किसको आया ये सर मुझे बताइए कैसे आया? सर नोटबुक में तो डायरेक्टली आंसर हाँ नहीं 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 सर, ए और बी जो कांस्टेंट है उनका वैल्यू निकालेंगे। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है? हाँ हाँ ये सर, तो सर उनका रेशियो ले लेंगे पहले। सर ए को एलिमिनेट कर दिया तो 4/3 इज इक्वल टू 11 माइनस बी बाई 3 माइनस बी, तो फिर बी आता है -21, और फिर ए निकालेंगे, वो इसमें पहले वाले में पुट कर दिया, तो ये आता है 10 to the power 8/8,
तो फिर पोटेशियम के लिए Z19 आता है, फिर वैल्यू पुट करिए सर। अच्छा, और किसी को आया है क्या? यस सर सेम। ठीक है, आपको देखो उस पैसेज में एक फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, AZ-B दिख रहा है आपको? Z पता है आपको एटॉमिक हाँ नंबर सर। है फ्रीक्वेंसी, तो ये A और B जो है कांस्टेंट है इनको फाइंड करके जिस भी एलिमेंट के लिए बोल रहे हैं उस पर आप अप्लाई कर दीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर। 6 क्या नंबर था? 15 था। 16 किसका डाउट है? बोलिए भाई। 16 नहीं है किसी का? 17 किसका है? मतलब 70 से लेके 20 तक किसका था ये? मेरा सर 16 भी मेरा था। इब्राहिम नोट्स हैं आपके 16 पास? आ गया था सर। अच्छा, नोट्स हैं आपके पास? 17 से 20 तक आपका है ना? किसका है? हाँ मेरा ही है सर। हाँ, नोट्स हैं आपके पास, खोलिए जरा। हाँ सर, खोल दिया सर। आपको लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया मैंने? हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन से पहले क्या पढ़ाया? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर। हाँ, कैसे बताया एसिडिक नेचर वहां कंपेयर करने के लिए? क्वेश्चंस कराए थे आपको? ऑक्सीडेशन नंबर से। अरे हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, याद आ गया। सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो नहीं किया हुआ है वो है आपका न्यूट्रल और एम्फोटेरिक का। तो मैं आपको बता दूं कि आपको न्यूट्रल और ये याद करने पड़ते हैं, तो आपको जो ट्रिक वाले पेजेस मैंने बोले थे ना नोटबुक में, फर्स्ट 10 पेजेस छोड़ने के लिए, वहां पे पहुंचिए और इसको नोट करिए। मे भी मैंने मेरे ख्याल से लिखाया भी था आपको उस दिन। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, और एम्फोटेरिक तो बहुत होते हैं, पर जितने अभी आ रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, नोटबुक में ऐड करिए, क्योंकि याद तो करने पड़ते हैं। एम्फोटेरिक में तो कुछ नहीं कर सकते हम, याद ही करने पड़ेंगे आपको। SNO भी होता है, SNO2 भी होता है, PbO भी होता है, PbO2 भी होता है, आगे चल करके आर्सेनिक भी मिलेगा, एंटीमनी Sb भी होता है, क्रोमियम होगा +3 का, Mn होगा +4 का। नोट कर लीजिए सारे, ये सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक बनाते हैं। तो बेरियम नहीं करता? कौन? बेरियम BA हाँ ना? सर। ये कहाँ पढ़ा आपने करता है? तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा सर, उन लोगों ने क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 5 दे रखा है उसका आंसर, तो डाउट भी है सर उसके अंदर। नहीं, जितने लिखे हैं उतने ही आपको करने हैं, बाकी नहीं लिखे हैं तो नहीं होते हैं। ओके सर। ये 20 तक हो जाएगा ना? अब ये इब्राहिम आ जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। 20 के बाद मैच नहीं है, इंटीजर 4 है। नंबर ऑफ एम्फोटेरिक एल्युमिनियम टिन लेड बेरिलियम, हाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 4 होगा। कुछ लोगों को 5 भी आ ही गया होगा, वो तो अपना कैसा है, की में लिखा हुआ है तो अपन कन्विंस हो जाते हैं, हाँ 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 नहीं होगा होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसे निकाल दिया होगा, हाँ सही है, सही हो जाएगा। क्यों जानवी? नहीं सर, मेरे को तो इसमें डाउट था सर, इसलिए तो पूछा। नहीं, बाकी लोगों को तो नहीं था डाउट, आ गया। सर मुझे भी डाउट था। अच्छा, मैं सबको था अब तो डाउट। सर मेरा 20th में भी डाउट था, 20th भी एम्फोटेरिक था, तो वो नहीं आया तो ये कैसा आता। गुड। चलो विंडो मेंस पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5। अरे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट एज वेल एज पेनल्टीमेट। किसका डाउट है भैया? तो मेरा बताइए भाई, किसी को आया है? क्यों भाई, किसी को आया है? क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ सर, इस वाले शेल में और उसके पहले वाले शेल में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Ca+2 में? सर 8, और उससे पहले वाले में भी 8।
तो डाउट किसका है ये? सर वो की में उन लोगों ने ये नहीं दिया है, सर कुछ और दे दिया है। केस कर दो तुम उनके ऊपर। क्या दिया आंसर? सर कुछ तो दिया है सर, उस पर ध्यान नहीं दिया सर, वो गलत दे रखा है बस। करेक्शन मार दो, ठीक है। नहीं क्वेश्चन सर, नंबर एक्चुअली 10। जो सर एक्चुअली जो की में दिया है वो भी करेक्ट है। क्या दिया है की में? क्या दिया है की में, जरा देख के बताओ मुझे। O2 क्या माइनस। correct- क्या दिया है? O2 O2 माइनस। ओह हाँ Yes, सर, sir. सॉरी, माय मिस्टेक। ये कैसे हो रहा है आंसर? हाँ सर, माय मिस्टेक। अरे नालायक, कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे, चलो इसीलिए हमको नहीं समझ आ रहा होगा। चलो कोई नहीं। सर ऐसा ना कहे सर, डिमोटिवेटिंग है थोड़ा। चल रहा डिमोटिवेटिंग, तुम्हारी बात से तो वैसे ही सबका मोरल डाउन हो जाता है। लोगों को लगता है ये इतना बोलती, इसको तो बहुत आता होगा। मार्क्स जरा बताओ तुम्हारे लास्ट टेस्ट में कितने थे केमिस्ट्री में? सर 96 आया था सर, ऐसा ना बोले प्लीज। नेशन वांट्स टू नो। सर 90 के ऊपर आया था सर। 90 के ऊपर क्या होता है? तो टॉप कर गए तुम? नहीं सर, 4th आए थे। इरेज करने में बड़ा मजा आता है। ये सब सब इरेज कर दो। ये यहाँ तक हो गया। 14 10th रह गया ना यार, 10th भी इरेज कर दिया मैंने। अच्छा, लेटाइस एनर्जी किसका है? किसका डाउट सर है भैया? मेरा है। सर मुझे भी नहीं। ये इतना छोटा सा डाउट। जानवी 10th क्वेश्चन बताओ जरा, तुम्हारा डाउट नहीं था। हाँ सर। बोलो। आ गया नोटबुक में डायरेक्ट आंसर लिखा है। सर, ये तो मैंने छोड़ दिया सर, केमिकल बॉन्डिंग। शाबाश। सेम सर, मैंने अज्यूम कर दिया। एज्यूम कर दिया, ठीक है। इट्स एक पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, आएगा आगे। मुझे लगा भाई किसी को आ गया होगा तो मैं भी सीखूं। क्वेश्चन नंबर 14 किसका डाउट है? सर मेरा। किसको आया है भैया? किसी को आया है? ना आएगा किसी को भाई, ये अभी पढ़ा नहीं है। किसी को आ गया है तो वो टैलेंट अपना शेयर कर सकता है। सर बस बी वाला, सर बी वाला तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, उसका आंसर हाँ। कैसे सही दे रखा है? हाँ तो सही है तो क्या उसमें है? सर कैसे बी है आंसर। सर? डेल्टा ई एन सर। अरे तुम रहने दो ना। हाइड्राइड्स अलग, हमने आपको ऑक्साइड्स पढ़ाया, हाइड्राइड पढ़ाया क्या अभी? नो सर। तो फिर ओके सर। 15 हो गया, एडवांस का 11, 11। ओ माय गॉड, किसका 11th? तो मैंने पूछा था, मेरा आप है। ये भी पूछो। किसको आया 11th? सिक्सटीन किसका है? सर मुझे नहीं है। 16 किसका है? आइडेंटिफाई द लीस्ट टेबल। बोलो भाई किसका है? सर मुझे नहीं आया। अच्छा, तो जानवी को आया होगा। 16 बोलो जरा, जानवी कैसे किया है? यस सर। सर लिथियम प्लस तो डेफिनेटली मतलब स्टेबल है ही। और सर कार्बन वाला सर जो बेरिलियम वाला है उसके पहले ही 2s2 था, उसको तो भी इलेक्ट्रॉन फोर्स कर दिया, तो मैंने इसको लीस्ट स्टेबल कर दिया। चलो जरा लॉजिक सुनो, तो आंसर मैच कराते हैं लोग केवल। सर आंसर से मैच हो जाता है सर। सर हाँ, देख के नहीं बाकी करते। लोग, सबका आईक्यू तुम्हारी तरह थोड़ी ना है, सब तुम्हारी तरह एकदम इतना वो स्कॉलर नहीं है ना, उनको समझने तो बेचारों को। सर ये sarcasm था ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एकदम स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। देखो जरा बाकी के लोग, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाय नेचर है तो उसका टेंडेंसी कैटायन बनाने का होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका टेंडेंसी एनायन बनाने का होगा। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। हम इसी के बेसिस पे कैटायन बनाने वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एनायन बनाने वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। लेकिन आप अगर इसके ऑपोजिट करने की कोशिश करोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। बात समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अब पहला वाला देखिए, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो कैटायन बना रहा है, ठीक है। कार्बन नेगेटिव एनायन बनाता है, बोरॉन नेगेटिव बनाता है। बेरिलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, और उसका आपने एनायन बना दिया है, तो उसको बुरा लगेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है?
किसी को इस बात पे डाउट तो नहीं कि बेरिलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता या होता है? नहीं सर। बाकी लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। नहीं है ना पक्का? ठीक है। कार्बन सर- पॉजिटिव भी बनाता होगा ना? कार्बन एकदम पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच में है ना, फोर्थ ग्रुप, तो डुअल बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। ओके सर। पर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हाईली रिजिड होते हैं। 16 के बाद मोर देन 2 सोडियम सल्फेट। किसका डाउट है भाई? सेकंड क्वेश्चन सुनने का। जानवी बताओ जरा कैसे किया। सर पहले लिटरली सर पहले और दूसरा तो सेम ही है। अच्छा, पहला और अच्छा। दूसरा सेम, तो फिर आंसर क्या हो गया इसका? सर आंसर ए और बी हो गया। चलिए भाई, सब लोग इनकी तरह स्कॉलर ना बने, हम आगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे ये पार्ट। नहीं सर ये पढ़ा भी है सर, केमिकल बॉन्डिंग सर तो दिया है हम लोगों ने, ज्यादा सॉल्युबल है और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी Understand. ज्यादा होती है वो सॉल्युबल होता है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यस यस यस, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ सीखने का, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में। तो प्लीज ऐसा ना करें सर, मुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं सीखूंगी, अगर तो समझ आए तो बोले हाँ तुझे अरे समझ तो गया। बात नहीं समझ रहे हो, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमें आंसर निकालते समय हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, एक चीज। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो सही और गलत, बिकॉज इट्स अ लर्निंग स्टेज, तो हमें सही वाले के अलावा गलत क्यों है वो भी पता होना चाहिए। इवन मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आंसर बता दिया, आपको इन टर्म का मीनिंग पता है? व्हाट इज मीन बाय लैटिस एनर्जी, बताओ जरा मुझे आप। हाँ सर हमें सर जब एक सर लैटिस जब फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है व्हाट इज मीन बाय लैटिस? सर इट्स अ स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉजिटिव मतलब एक कैटायन के अराउंड एनायंस आर इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो मतलब जैसे NaCl का एग्जांपल लेंगे सर, तो फिर सोडियम को सर दीवार रूम का एक कोना ले लिया तो फिर बाजू में क्लोरीन के आयंस होंगे, तो सर ऐसे बॉक्स को जब रिपीट करेंगे तो फिर लैटिस फॉर्मेशन होता है। हाउ इज रिलेटेड विद द सॉल्युबिलिटी? सर उस सोल्यूबिलिटी तभी तो होगी जब इसके जो बॉन्ड, जो सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड अगर टूटेंगे तो ही तो फिर वो पानी में डिसॉल्व होगा। तो इफ मोर आप ये अमाउंट कह ऑफ रहे हैं एनर्जी। सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है? नो सर। नो आप बोल सर रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। तब ब्रेक नहीं सर कैसे बोलूं, तो मतलब अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तब रिलीज होगी। तो समझ मैं समझा समझ नहीं गया, पा रही, पर नहीं सर नहीं मुझे यार, पता राइट, है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट बाकी लोगों को मैं ये बोलूंगा कि मैं इसको सिखाऊंगा आपको, और ज्यादा दो नहीं, फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में ही हम लोग इसे कर लेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम शायद केमिकल बॉन्डिंग अभी स्टार्ट भी कर देंगे। ये सबका हो गया है? जो पार्ट कॉपी करने के लिए बोला था, कॉपी किया सबने? सर आंसर ए और बी होगा ना इसका? अरे आप क्यों आंसर के चक्कर में लगे हो भाई, हमको पढ़ाने, आपको कंसेप्ट नहीं आता, आंसर क्यों मैच करा रहे हो? कंसेप्ट सीखना, आंसर सीखना, आंसर याद कर लोगे क्या? थोड़ा सा ट्विस्ट होगा क्वेश्चन, फिर वही हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट सीख लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमें टेंडेंसी भी नहीं सर, अभी लक हो जाता है कभी कभी कि गलत सर लॉजिक है तो भी आंसर सही होता है। सर ये तो अच्छी बात नहीं है सर, फिर क्या करें हम लोग, सारे आंसर पूछ लें? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मतलब जहां पर आपका अप्रोच वीक हो या हमको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं यार गड़बड़ है, वहां पर हमें जरूर पूछ लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि गलत कंसेप्ट से सही आंसर आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं, बट एग्जाम में आएगा तो आप रिस्क नहीं लोगे, उस दिन गलत कंसेप्ट आपको लगेगा नहीं यार ये सही नहीं हो सकता है। तो इट्स कि मुझे लगता है कि भाई अगर एक बार पूछ लेना चाहिए, अगर कुछ नए टाइप का लग रहा है, और ये तो बिल्कुल ही नया क्योंकि मैंने टर्म ही नहीं बताया, फिर भी अगर किसी को आ गया है तो इट्स वेरी गुड। सर इसकी बात नहीं कर रही सर ये फुल प्रूफ मुझे नहीं लगता सर, ये मेथड फुल प्रूफ है, क्योंकि सर वो जो CE4+ वाला है सर, मुझे लगा मेरा मतलब जिस तरह से कोई सोचा है बात वो भी नहीं, सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ये किसी को कॉपी करना है स्क्रीन पे से मैं उड़ा दूं सब? सर तो फिर सर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सर, क्वेश्चन अरे नंबर? चुप हो जाओ, किसी को कॉपी कुछ करना है, मैं रेस कर दूं इसको? चलो अभी मुझे ये बताओ, आपका जी वाई सर कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? गैस स्टेट। गैस स्टेट।
ये आपका कौन सा चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 2. 2 मतलब सेकंड चैप्टर टेकन बाय GYCS सर, ऐसा बोल रहे हैं ना? Yes sir. Second Okay. chapter taken by और GYCS. मेरा 2 खत्म कर दिया मैंने, सो चलो ठीक है। सर कमिंग अभी टेस्ट तक के डाउट्स हिसाब खत्म से नहीं हुए सर। खत्म नहीं हुई? सर विंडो भी तो है। अरे हाँ, इडियट, ये कहाँ से डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम लोग? ये कहाँ से डिस्कस कर रहे थे अभी तक? सर आर यू ओके? सर असर्शन रीजनिंग सर अभी तो ऑब्जेक्टिव 2 You did डिस्कस that? किया। असर्शन रीजन आपने किया है? हाँ सर आपने मॉड्यूल खत्म करने बोला था। ठीक है। असर्शन रीजन बाय द वे मेडिकल का, आप मेडिकल वाले हो क्या? नहीं सर। अच्छा किया, चलो कर लिया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बट नो नीड टू सॉल्व असर्शन रीजन, वो एम्स का सिलेबस है, FMC में आता है मेडिकल में, ठीक है। और सब्जेक्टिव करना नहीं है तो उसकी बात ही मत करो। चलो असर्शन रीजन पूछ लो, 3 क्वेश्चन है, किसमें डाउट है आपको? सर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है सर? इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और बोलिए। और सर जो हम्म। एल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट क्यों होते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ एस ब्लॉक, आगे ही पढ़ेंगे, पढ़ा सब देंगे, आएगा सब, उसकी चिंता मत करो। बट जो चीज किया है हम डिस्कस सिर्फ वही कर पाएंगे। और सर IE2 नाइट्रोजन का बोरॉन से ज्यादा क्यों होता है? नोट्स है तुम्हारे पास? तो नोट से ही क्वेश्चन है। नोट्स में मैंने कराया नहीं है क्वेश्चन। सर करवाया है सर, और मुझे नहीं समझा। तो उस दिन क्या कर रहे थे आप? सर उस दिन मैं क्लास में एब्सेंट थी सर, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखी थी। दोबारा दोबारा ये इस तरीके का कुछ एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आप नहीं थे तो आपको दोबारा पढ़ाया जाए, ठीक है। Yes, sir. बोरॉन और नाइट्रोजन बोल रहे थे आप? हाँ सर। ये कंपैरिजन कैसे करा रहे हो आप? ये कॉन्फ़िगरेशन बराबर है? सेकंड बोल रहे हो, ये 2s2 है और ये 2p2 है, क्या प्रॉब्लम है बताइए आप? सामने लिखा हुआ प्रॉब्लम बताएं। सर नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है? नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है? हाँ सर ठीक है। आप किसका ज्यादा चाहते हैं, बोरॉन का चाहते हैं? नहीं सर ठीक है, हो गया। हम्म। कुछ रह गया किसी का? चलो बढ़िया। सर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होती है? नोट्स खोल के देखो। सर नोट सही है सर ये भी, और सर उस दिन तो एब्सेंट भी नहीं थी, बस नहीं, कॉपी कर लिया था। अब थोड़ा ठंड रखो जरा, क्लास में बाकी के जो बच्चे हैं ना, उनको भी कुछ कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। उनको डिबेट में कोई इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है उनके लिए कि वो ऐसा डिबेट सुनेंगे बैठ के केवल, है ना। तो थोड़ा देर ठंड रखिए आप। तो मॉड्यूल में लिखा है सल्फर क्यों है? अरे बेटा मॉड्यूल में भी लिखा है, मैंने भी पढ़ाया है। पर अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो टाइम पर जब पढ़ाया जाए तो दुनिया की इधर उधर की बातें, ये वो, जब उनको ए बताओ तो वो जेड की बात करते हैं, जब जेड पे पहुंचो तो ए उनको पता नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम वो अलग तरीके की है। क्यों जानवी जी? सर नो कमेंट। ये गुड। नो कमेंट्स का मतलब होता है चीजों को आप एक्सेप्ट करें और एब्जॉर्ब करें। सर आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं सर किसी क्राइम का, घबरा, अगर मैंने नो कमेंट बोला तो ये सही नहीं है। क्राइम पेट्रोल देखती हो क्या बहुत? नहीं सर, मुझे स्टूपिड लगता है वो। अबे मुझे लिख लेने दो, मैं देखो। अब बिल्कुल म्यूट रहना, तुम बोलोगे नहीं जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए, बिल्कुल शांत रहो। मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स बना रहा हूँ, सब लोग कॉपी करें। किसी भी चीज के फुल फॉर्म की टेंशन ना लें कि शॉर्ट में क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, वो सब कुछ बता देंगे हम आपको। मैं लिख रहा हूँ, आप शांत रहें। सर ये इनऑर्गेनिक में आता है कि फिजिकल में?
देखिए जरा, आप जो पूछ रहे थे कि इसको इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में, तो आप इसे इनऑर्गेनिक में लिख लीजिए। वैसे ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री का जो बिल्कुल कॉमन है इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, बट आप इनऑर्गेनिक में ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जरा क्या लिखा है, मैं एक बार उसको बता देता हूँ, आपका फिर मन करे तो फुल फॉर्म में लिखिए या शॉर्ट में ही लिखिए, क्योंकि फुल फॉर्म तो जब हम पढ़ाएंगे तो आएगा ही। सबसे पहला लिखा है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, फिर कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है वो, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, लुईस स्ट्रक्चर, डीबी का मतलब ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस, वीबीटी है, बीएसईपीआर थ्योरी है, डीबी मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी है, मोटी है एमओटी, रेजोनेंस है, डीएम है, डीएम का मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, आप शॉर्ट में लिखें चलेगा भी। फिर आपका आता है एचबी, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। देन पोलराइजेशन है, बॉन्ड एंगल्स हैं, और लास्ट में इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इतनी चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। करें कॉपी अब आप, सर बस VSEPR का फुल फॉर्म है। हम बता देंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब आपका मन करे तो आप लिख लीजिए, नहीं तो वेट करिए, जब सब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको लिखाएंगे। सर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना? अच्छी बात है, आपको पता है, अच्छी बात है, चलिए लिखिए। हो गया कॉपी सबका? यस सर। यस सर। Okay. अब आते हैं हम केमिकल बॉन्ड के ऊपर। अभी बताइए कि आपको क्या पता है केमिकल बॉन्ड के बारे में, क्या आइडिया है आपको, बोलिए भाई। सर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो अट्रैक्ट करता है दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे और के तरफ। बताइए। तो दो केमिकल स्पीशीज सर आयन भी हो सकता है क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड, मैंने पूछा बॉन्ड क्या होता है। सर उनके बीच का अट्रैक्शन। और कुछ, और किसी सर को कुछ पता है? बोलिए। सर, की वजह से जो भी पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, और कोई?
और किसी को कुछ पता है? तो एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये बॉन्ड बनता है। और कुछ बताइए। देखिए ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिखी है। डिफाइन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू एटम आयंस और स्पीशीज होल्ड टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो क्या क्या कंपलसरी डेफिनेशन में होना चाहिए? उनके बीच में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, वो एटम आयन स्पीशीज कुछ भी हो सकते हैं, होल्डिंग होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इतने पॉइंट्स डेफिनेशन में मस्त हैं। इतनी चीजें होने के बाद ही हम उसे केमिकल बॉन्ड बोल पाएंगे। इज इट क्लियर? अब अगर पूछा जाए कि बॉन्ड क्यों बनता है, कोई बताएगा बॉन्ड क्यों बनता है? पोटेंशियल एनर्जी कम करने या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, और कोई बताएगा? किसी को आइडिया है बॉन्ड क्यों बनता है? तो स्टेबिलिटी के लिए ना, अच्छा, ऑक्टेट फुल करने को। बात मान लेते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? सर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग। और कुछ बता रहा है कोई? सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन गेन करना। अच्छा चलिए, मेरी चांस। बाय डिक्रीजिंग एनर्जी आपको स्टेबिलिटी मिलती है, या फिर बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। ये दो पैरेलल पॉइंट्स हैं, दो पैरेलल थ्योरी हैं कि एनर्जी को डिक्रीज करके स्टेबिलिटी मिलती है, और या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करके। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करके, ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, आप में से किसी ने भी बोला भी था कि ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी होती है। बट कोई मुझे बताएगा ये ऑक्टेट वाली बात आई कहाँ से? ये कहाँ से आया ये पार्ट? सर इट नोबल इज अ गैसेस। पार्ट ऑफ, बस हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस थ्योरी। एक थ्योरी थी, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय कॉसेल, लंगूर एंड लुइस। इन तीन का कंट्रीब्यूशन था, और ये ऑर्डर जो है ना इनके कंट्रीब्यूशन का ही है। फॉसिल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था और लुइस का सबसे कम था। स्टिल ये थ्योरी लुइस के नाम से जानी जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लुइस थ्योरी। शायद आप लोगों ने 10th में कुछ इसका नाम सुना हो, लुइस थ्योरी करके, ऐसा कुछ। ठीक है, इस थ्योरी में बताया गया कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है। तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए दो बेसिक प्रोसेस बताए गए। ठीक है, पहला बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बाद में एक्सप्लेन करके हमने आयनिक बॉन्ड के लिए बोला। और दूसरा हमें बताया गया बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसे और डिफाइन किया गया, तो ये फर्दर क्लासिफाई हुआ। वन इज द केस वेयर म्यूचुअल शेयरिंग इज इन्वॉल्व, and the second case where the shared electron is transfer by single atom। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, फिर इनको डिटेल में आपको बताएंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग को कोवेलेंट बॉन्ड में एक्सप्लेन किया जाता है, और तीसरा जो केस है इसे हम डेटिव
या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको आगे हम डिटेल में करने वाले हैं। करिए कॉपी इसको। सर डन। एक सेकंड सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ। हो गया भाई कॉपी सबका? यस सर, एक चीज कंफर्म करें, जो लास्ट में आपने डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है ना? जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर।
देखिए जरा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिर्फ ट्रांसफर नहीं बोल सकते, कहाँ से कहाँ होता है ये बताना पड़ेगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके दिमाग में सबके एक ही एग्जाम्पल होगा, क्या बताना चाहेंगे आप? NaCl, बस। और कोई कुछ बताएगा इसके अलावा? चलो, अब याद रखिएगा कि सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड जब भी बनाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड ही होगा। हम अभी प्रूव भी करेंगे ये सब बातें। बट हमने जैसा बोला कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ, तो कुछ तो कंडीशंस चाहिए होंगे। देखिए जरा, जरा इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए सब लोग। सबसे पहले मैंने लिखा है लो आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें मैंने लिखा है फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। मुझे कोई आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताएगा? किसी को याद है भाई डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की? Sir, the energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost atom from gaseous atom from 1 mole. हो गया। ठीक बात है। ओके इब्राहिम, ये हाँ सर। प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? सर Required एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आदित्य, आदित्य गायब हो गए क्या? अभिनव, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन बोलिए। Sir, electron affinity is the energy lost when an atom accepts an electron. अच्छा, जानवी, Sir, To form an anion, to form an anion, वो भी. जानवी क्या बोल रही है? amount of energy released when electron is forced on an isolated gaseous atom. ये एक्सो होती है एंडो होती है? एक्सो। सर एक्सो होती है सिवाय नोबल गैस के और एस ब्लॉक के। बस थैंक यू, बस थैंक यू, थैंक यू। लेटाइस एनर्जी, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही बोल देता हूँ कि ये भी एक्सोथर्मिक होती है। अभी मैं डेफिनेशन आगे लिखने वाला हूँ। इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को फेवर करती है। ठीक है, काम करते हैं, हम इसकी भी डेफिनेशन यहाँ लिख ही देते हैं।
वैसे तो कुछ लोगों को लेटाइस एनर्जी की डेफिनेशन आती है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, तो ये भी एक्सोथर्मिक होती है। अब पॉइंट नंबर डी पर आते हैं, जो मैंने इरेज कर दिया, मैं उसे वापस लिख देता हूँ। सम ऑफ ऑल एनर्जीज शुड बी नेगेटिव। कोई मुझे बताएगा ये नेगेटिव साइन क्यों, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव मतलब ग्राउंड स्टेट से कम, तो इसलिए। और कोई बोलेगा? सर एनर्जी रिलीज। हाँ जी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये कुछ और हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला पहला प्रोसेस एंडो होना चाहिए। क्यों एंडो होना चाहिए था? क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने और स्टेबल करने के लिए हमको उसमें से एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी कम करनी है, इसलिए हमने जो एंडोथर्मिक प्रोसेस था उसको लो रखा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गुड, कोई कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उनको लो रखना है, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उनको हमें हाई रखना है। मैं वापस से यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है, आप लोग जिसका गड़बड़ जरा कर लेना, ठीक। लेटाइस एनर्जी को हमने हाई रखा है। इसके बाद जब हमने ये बोला कि इनका सम नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि ओवरऑल सिस्टम एक्सोथर्मिक रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज होगी तो ही हमारा मॉलिक्यूल और कंपाउंड स्टेबलाइज हो पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, कॉपी कर लो, फिर आगे का एक पॉइंट और बताना है। कर लीजिए कॉपी इस पेज को। तो फिर सर एक मैग्नीट्यूड डाउट वाइज पूछूं? ये सबसे ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ जी, एक डाउट मैग्नीट्यूड पूछूं सर? वाइज ये हाँ। और कोई पूछ ले कुछ पूछ बोल ले रहा पहले था? पूछ। करिए कॉपी बाकी। सर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की और गेन करने की एनर्जी को ऐड करके क्या फायदा हो रहा है सर? हम लोग कैसे उसकी स्टेबिलिटी की बात कर पा रहे हैं? मैं पूरा कर लूं तो फिर बात करेंगे। सर एक बाहर का डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? बोलो। सर ये जो इक्वेशन है ये बॉर्न-हेबर साइकिल से ही होता है ना डिराइव? हाँ बिल्कुल सही। हाँ सर।
सर लिख लिया। सर ऊपर वाले में एक डाउट था, लाइक वो जो अपने जो बॉक्स में था वो वापस समझाओगे, समझ नहीं आ रहा हमसे। कौन क्या पूछ रहा था अभी? कोई मैंने, कुछ पूछ रहा था? यस सर, यस सर, मैं पूछ रहा था सर वो जो ऊपर आपने बॉक्स में लिखा था वो वापस समझाओगे, इतना क्लियर नहीं है। क्या बॉक्स में लिखा? मतलब इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में बोल रहे हो? यस सर, वो आई आई प्लस मैंने कहा था कि जितनी भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं उनका सम नेगेटिव होगा, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक था, एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है। ओके सर। ऊपर के अगर हमने सारे फैक्टर्स को फॉलो किया है, ठीक है, तो ये जो लास्ट पॉइंट हैशटैग करके मैंने लिखा है, ये उसका कंक्लूजन है, उसका रिजल्टेंट है। अगर हमने ABCD को फॉलो किया तो पक्का उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी END वो हमेशा हाई आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब इसी बात से रिलेट होता है हमारा NaCl, जो आपको हमेशा याद रहता है। इसके बनने में वो सारी कंडीशन जो हमने ऊपर आपको बताई हैं वो फॉलो हुई। आप चाहें तो मैच करा लें। सोडियम ग्रुप 1A का मेंबर है, Cl ग्रुप 7 का मेंबर है।
सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और Cl की एफिनिटी बहुत हाई है, इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है वो आयनिक है। सारी कंडीशन फॉलो की हैं। अब एवरी टाइम तो हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो और हाई नहीं देख पाएंगे, तो हमने ये ट्रिक बना दी है, ये टेक्निक है कि आप ये देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो कंपाउंड आयनिक होगा, अगर ज्यादा नहीं है तो कोवेलेंट होगा। तो ये देख लीजिए सोडियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 7 का Cl है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है क्रॉस द पीरियड, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? बोलिए। इंक्रीज। इंक्रीज। तो ग्रुप 1 की लीस्ट हो गई और ग्रुप 7 की मैक्स हो गई, तो डिफरेंस हाई आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो इसे यूज करके आगे हम कंपेयर करेंगे, अभी तो कंपैरिजन पे नहीं है। अभी हम वापस से लेटाइस एनर्जी पर आते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन वहां नहीं किया था, अब करना है। लेटाइस एनर्जी का कैलकुलेशन जो है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा आगे, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ एली बाई बॉन्ड हैवर साइकिल। ये नाम है उस प्रोसेस का जिसे यूज करके हम लोग आगे कैलकुलेशन इसका सीखने वाले हैं। फिलहाल तो हमें क्वेश्चन कंपैरिजन के मिलते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए हम बार बार तो बॉन्ड हैवर साइकिल नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा कैलकुलेशन है। तो एक ट्रिक बनाई है मैंने, जरा ध्यान से देखिए। हमने डेफिनेशन लेटाइस एनर्जी की ये बोली थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन। तो अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोई बता पाएगा भाई? अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन का फोर्स। कौन सा फोर्स होता है फिजिक्स में, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 by R square। बिल्कुल सही। तो मेरा कहना यह है कि अपोजिट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटाइस एनर्जी। हमने इस चीज को यहाँ से फेवर में ले लिया कि हमको पता है कि भाई जहां अपोजिट चार्ज होंगे वहां अट्रैक्शन होगा, और जहां अट्रैक्शन होगा वहां पे लेटाइस एनर्जी पॉसिबल है। तो ये फैक्टर्स हमने, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इट्स ओनली ट्रिक, कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, Q1 Q2 यानी चार्ज का प्रोडक्ट है, और R2 यानी ये साइज है जिसे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बोला है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का लॉजिक क्या है मेरा? तो मेरा कहना है कि जब कभी भी हमको लेटाइस एनर्जी कंपेयर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले हम चार्जेस का फैक्टर अप्लाई करें। अगर चार्जेस का प्रोडक्ट आ रहा है ज्यादा तो हम देख के आंसर बता दें, लेकिन अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है, तो हमारा दूसरा फैक्टर यानी साइज का हो जाएगा। अब मैंने नीचे क्वेश्चन दिए हैं, ये ऑफिशियल एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, हमें इनमें लेटाइस एनर्जी कंपेयर करनी है। जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जेस लिख देते हैं, के पे प्लस, बी आर पे माइनस, एल आई पे प्लस, एफ पे माइनस। इस पे किसी को कोई डाउट इन चार्जेस पे? क्यों भाई? नो सर। जानवी जी? नो सर। ठीक। तो ये चार्जेस के प्रोडक्ट को देख के आप बताएंगे कि किसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, बता सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बता सकते, इसका मतलब प्राइमरी फैक्टर वैलिड नहीं है यहाँ पे। अब हमको क्या देखना पड़ेगा, सेकेंडरी फैक्टर, साइज देखना पड़ेगा। अब आप बताइए पोटेशियम का साइज बड़ा होता है कि लिथियम का? पोटेशियम का। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम। कम होगा। तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी? कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड में किसका लेटाइस एनर्जी ज्यादा है? लिथियम। लिथियम का। ये हो गया। अब आते हैं लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में। Mg पे चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है। तो बताइए लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा फैक्टर एप्लीकेबल है? प्राइमरी। प्राइमरी। तो किसका ज्यादा हो गया, बोलिए? MgO। MgO। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया लेटाइस एनर्जी का। अब क्यों हम इतना लेटाइस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं? तो लेटाइस एनर्जी हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताती है, क्योंकि जितनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमारा क्या मतलब है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमारा बहुत सारी चीजों में मतलब होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ को देख के ही तो हम सॉल्युबिलिटी बता पाते हैं कंपाउंड की, बॉन्ड स्ट्रेंथ को देख के हम हार्डनेस बता पाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को देख के हम मेल्टिंग पॉइंट जैसी चीजों पे अप्रोच डेवलप कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करती हैं। पहला पार्ट मैंने किया है,
नीचे के 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, लेटाइस एनर्जी में अरेंज करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, जो शायद नोटिस करने की है, आपने किया है कि नहीं कि आई डोंट नो। किसी को पता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का है पीरियोडिक टेबल में? टंगस्टन। टंगस्टन। पता है सबको टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? Yes, sir. हाँ सर। यस यस अच्छा, आपको ये पता है टंगस्टन का यूज कहाँ पर होता है? सर, सर फिलामेंट फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट बनाने में होता है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब इतना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है तो भी तो उसे कहीं ना कहीं मेल्ट आप करते होंगे ना? अगर कुछ बनाना है तो मेल्ट तो करना पड़ता होगा यस कि नहीं सर। करना पड़ता? तो कभी आपने ये सोचा कि उसको कहाँ मेल्ट करते होंगे? फर्नेस में। फर्नेस में। तो भाई फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट हो जाती? फर्नेस भी तो मेल्ट हो सकती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल आप यूज कर रहे हो, तो फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट होती? तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी मिक्सर पे बना होता है। बस वही हमें जानना है। ठीक है, ऐसे मटेरियल, ऐसे कंपाउंड जिनका यूज हम फर्नेस को बनाने में करते हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। और उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का सिलेक्शन भी हम लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, वो हम अभी आपको बताएंगे। कुछ चीजें और आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं, शायद आपने नोटिस करी हो, नहीं करी तो करिएगा जरूर। आपको पता है जो ब्रिक्स हैं जिनसे कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, आपने सुना कभी किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आग लगने के बाद सब कुछ जल जाता है? कभी ऐसा सुना कि यार बिल्डिंग की वॉल जल गई, रूफ जल गया, फ्लोर जल गया? ऐसा सुना आपने? नहीं। नहीं सर। पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए, बिल्डिंग की दीवारें तो नहीं जल के डिकम्पोज होती हैं? तो इसका मतलब उन ब्रिक्स का भी थर्मल पावर बहुत हाई होता होगा, तभी तो वो डिकम्पोज नहीं हो रही हैं, स्टेबिलिटी होती होगी ना उन कंपाउंड्स की। अब एक और चीज आप बताइए, पहले जमाने में क्या बताओ, अभी थोड़े टाइम की पहले की बात है, कि जो ब्रिक्स आती थी उनका कलर क्या होता था? रेड। ब्राउन। ब्राउन कलर की ब्रिक्स आती थी कि रेड कलर की आती थी? रेड सर, रेड ब्राउन। ठंडी आती थी। रेडिश। और अभी ब्रिक्स का कलर क्या होता है? सभी सीमेंट के साथ। हाँ, आपको सीमेंट का मतलब नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे हैं सीमेंट के साथ। ठीक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि जो रेड कलर की ब्रिक्स आती थी उनके लिए डिगिंग की जाती थी। आप में से किसी ने ब्रिक इंडस्ट्री देखी है कहीं पर? किसी ने देखा है? सोशल साइंस बुक में। हाँ। सोशल साइंस बुक में देखा है। सोचते हैं रियल लाइफ में देखा है कि नहीं? बुक में तो सब कुछ देख लिया देखा है। है ना। तो जहां भी ब्रिक इंडस्ट्री होती है ना, वो हमेशा रूरल एरिया में होती है और ऐसी जगह पे होती है जहां पब्लिक ना रहती हो। रीजन क्या होता है? जमीन से मिट्टी को खोदा जाता है और खोदने के बाद उसी से ब्रिक्स बनाई जाती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है ब्रिक्स बनाने के लिए। अब हो क्या रहा था, कंस्ट्रक्शन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमने जमीन की खुदाई कर करके पूरी फर्टाइल सॉइल खत्म कर दी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कर दिया ब्रिक इंडस्ट्री को बैन। समझे? तो जब ब्रिक इंडस्ट्री बैन हो जाएगी तो क्या कंस्ट्रक्शन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तब हमें एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ी कि अब हम ब्रिक्स किससे बनाएं, क्योंकि हमको जमीन से तो मिट्टी निकालने को मिल नहीं रही है। तो हमने किसी दूसरी चीज का सिलेक्शन किया, और वो सिलेक्शन भी हमने लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे किया। तो ये सारी चीजें अभी हम आपको बताएंगे। नीचे के 2 क्वेश्चन अब जरा फटाफट से कॉपी करके सॉल्व कर दीजिए और मुझे लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए, फिर मैं आगे की चीजें बताता हूँ आपको।
कॉपी हो गया भाई सबका? चलिए बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में सबसे ज्यादा लेटाइज एनर्जी किसकी होगी? BeO. बेरिलियम। बेरिलियम की। सबका आंसर सेम है? Yes, sir. यस कौन सा फैक्टर यूज किया है आपने? ये Q into R square होगा। हेनरी साइज का, ठीक है। फिर कैल्शियम आयन ऑक्साइड और सिलिका, इसमें Primary. प्राइमरी फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन। ये आपका हो गया। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल पे। हमारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल का सिलेक्शन हमने आपसे बोला था लेटाइस एनर्जी पे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जिनसे फर्नेस बनती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। और क्यों इनका सिलेक्शन किया गया? क्योंकि इनकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये सरवाइव कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्यों लिया, बेरिलियम को क्यों नहीं लिया? सोच रहा है कोई ऐसा? पूछने हाँ वाला भाई, क्या बोल रहे हैं? यस पूछने वाला था। मैं समझ नहीं रहा, क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन पूछने वाला था। अच्छा, आप पूछने वाले थे। कोई और बताएगा क्या लॉजिक हो सकता है कैल्शियम मैग्नीशियम को लेने का, बेरिलियम नहीं लिया हमने? सर कॉस्ट। कॉस्ट। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर तरफ अवेलेबल है, जबकि बेरिलियम की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है अर्थ क्रस्ट में। तो कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगी तो अवेलेबिलिटी कम है, अवेलेबिलिटी कम तो फिर यूज तो बना नहीं, काम तो चलेगा नहीं। इसलिए हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को यूज किया। इनसे ही फर्नेस की वॉल भी बनती है और इनसे ही ब्रिक्स भी बनती हैं। अब मैंने ऐसा भी आपसे बोला कि डिगिंग की प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट ने ब्रिक इंडस्ट्री को बैन किया। पैरेलली हम लोग एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फ्लाई ऐश। किसी को पता है फ्लाई ऐश क्या होता है? तो ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स पता है। ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो स्मोक के फॉर्म में निकलता है, स्मोक के साथ निकलता है। आपको पता है जो जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनमें चिमनी की हाइट बहुत ऊपर तक होती है। पता है कि नहीं पता आपको? यस सर। क्यों चिमनी की हाइट इतनी ऊपर तक होती है, बताइए? पता है किसी को? तो नॉट श्योर बट आई गेस क्योंकि लाइक उससे क्योंकि लाइक वॉल से चिपक जाए, कुछ तो होता है, पढ़ा तो था बट ध्यान नहीं आ रहा। देखिए, जो भी स्मोक और जो भी पॉल्यूटेंट है उसमें, वो मैक्सिमम हाइट तक चले जाएं ताकि एयर में पूरी तरीके से मिक्स ना हो, कॉमन लाइफ जिसकी वजह से सफर ना करे। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चिमनीज की हाइट इतनी बनाई जाती है ताकि मैक्सिमम पॉल्यूटेंट जो है वो अफेक्ट ना करे हमारी लाइफ को। स्मोक Fe2O3 है। उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। Fe2O3 अगर ये आप इनहेल करते हैं तो अस्थमा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दूसरा, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि हमने डिगिंग को रोक दिया था। अब जरा नीचे देखिए, आप लोगों ने लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर बताया है, कैल्शियम ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड और सिलिका। कैल्शियम ऑक्साइड और आयन ऑक्साइड में किसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है? देखिए, बोलिए। आयन ऑक्साइड आयन ऑक्साइड की। तो बस हमको सब्स्टिट्यूट मिल गया था कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड के सब्स्टिट्यूट में हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया? आयन ऑक्साइड। तो अभी आप जो ब्रिक देखते हो ना, जैसे आप सीमेंट बोल रहे थे, तो सीमेंट नहीं होता है, क्योंकि सीमेंट भी एक प्रॉपर मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर को भी डिफाइन करना पड़ता है, पढ़ेंगे हम लोग वो भी, सीमेंट के बारे में भी। पर उसमें अभी हम क्या यूज करने लगे हैं? फ्लाई ऐश मिक्स करने लगे हैं। फ्लाई ऐश मिक्स करने से हमारे दो बेनिफिट हुए। एक तो हमारा पॉल्यूटेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया या कंट्रोल कर लिया, हम बोल सकते हैं। दूसरा, हमने डिगिंग का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, ठीक है, और बनने वाली ब्रिक की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो हर तरीके से हमको फायदा ही हुआ आयन ऑक्साइड को यूज करने का। ये एक पार्ट था, ठीक। दूसरा, मैंने एमरी लिखा है। किसी को पता है एमरी क्या होता है? क्यों भाई, एमरी पता है किसी को, हाँ या ना? नो नो सर सर। अच्छा, ये तो पता होगा। सैंड पेपर के बारे में सुना है? यस सर यस सर। क्या होता है? यस क्या होता है? तो मटेरियल रफ करने के। क्या रोल क्या होता है?
सर कुछ स्मूथ करने के लिए क्या चाहिए बेटा? सर, सैंड पेपर, वुड को स्मूथ करने के लिए। और कोई बताएगा? सर मटेरियल स्मूथ करने के लिए, और फिर मैच स्टिक लाइट करने के लिए भी शायद यूज होता है। देखिए, आप सब जो बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सब सही है, पर हमें चाहिए था साइंटिफिक टर्म जो इस पे क्वेश्चंस बनता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव का मतलब समझते हैं? हिंदी में वही है जो आप लोग बोल रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। दिस इज कॉल्ड सरफेस स्मूथनर। समझ में आया? ये काम होता है। अब इसका कंपोजिशन पूछा गया है, क्या कंपोजिशन होता है इसका? क्यों भाई, बोलिए। अरे उसके नाम में लिखा है सैंड पेपर है तो सैंड तो होगा ही होगा। इसके अलावा पेपर। पेपर, वाह कमाल कर दिया यार आपने तो। ये 3 चीजों का मिक्सचर यूज किया जाता है। जो सस्ता वाला सैंड पेपर आता है उसमें सिर्फ सिलिका होता है, बट जो अच्छा सैंड पेपर आता है उसमें इन तीनों चीजों का मिक्सचर होता है, और इन तीनों मिल करके ही उसे स्ट्रेंथ देते हैं। इन तीनों की लेटाइस एनर्जी आपको पता है ज्यादा होगी, और एज अ एब्रेसिव सरफेस स्मूथनर इसे यूज किया जाता है। अब जितना एडिशनल बातें बताई आप उनको छाप लीजिए फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। सर कैल्शियम ऑक्साइड रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्यों है, एक बार फिर से बोलेंगे? मैंने बोला बिकॉज ऑफ हाई लेटाइस एनर्जी। आपने यहाँ पे जो भी निकाला है वो लेटाइस एनर्जी निकाला है, और लेटाइस एनर्जी से हमको ये पता चलता है कि उनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो थर्मली स्टेबल है। और थर्मली स्टेबल का मतलब होता है कि आपने बहुत हाई टेम्परेचर दिया तो भी उनके स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं आया, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। बट सर सिलिका ऑक्साइड ज्यादा लेटाइस एनर्जी है ना उसका, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। पर आपको शायद पता हो सिलिका मतलब सैंड होता है। आपने कभी सैंड, आप जाते होगे बीच पे, सैंड को आप पकड़ पाते हो? आप मुट्ठी नहीं में भर सकते हो? नहीं। नहीं, क्यों? लेटाइस एनर्जी तो ज्यादा थी, हाँ तो सर। इसमें ग्रिपिंग नहीं होती है। तो ऐड किया जाता है बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, इसमें ग्रिपिंग नहीं होती है। एंड फिर यही फेरिक कहानी ऑक्साइड सर, सिलिका। क्या चीज? फिर फेरिक ऑक्साइड क्यों नहीं, उसकी भी लेटाइस एनर्जी कैल्शियम यूज ऑक्साइड से कर ज्यादा? रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल आपको वो बताया जो पहले यूज होता था। अच्छा। राइट, हमने उसकी जगह हमने आपसे बोला था ना ब्रिक का कलर चेंज हो गया है अभी, यस सर। तो अभी जो बनता है वो आयन ऑक्साइड का ही बनता है। ओके ओके सर। सब 400 साल पहले शार्क के स्किन को सैंड पेपर की तरह यूज करते हैं। तो वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 400 साल पहले शार्क की जो स्किन होती है ना, उससे सैंड पेपर बना देते 400 साल पहले, 400 ना? हैं। यस सर। माय और गॉड। एंसेंडर पीरियड में पढ़ा था। हाँ नहीं नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे तुम वो कह रहे हो एब्रेसिव, तो जैसे अभी सैंड पेपर बोला, आपको पता है फेस के लिए भी एब्रेसिव यूज किया जाता है, पता है किसी को? अच्छा स्क्रब कुछ तरह का है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो जो यूज करता है उसी को पता है। जो स्क्रब है वो भी तो एब्रेसिव है। पर अभी क्या है कि हम एक लिविंग स्ट्रक्चर को टच करने जा रहे हैं, तो हम ऐसी चीजें नहीं यूज करते जिससे हमारा कोई हमको हार्म करे हमारी स्किन को। तो हम उसमें क्या है कि कुछ जनरली तो वो उनका बनता है सीड्स का, एप्रिकॉट का बनता है, गुआवा सीड्स का बनता है। नेचुरल जो आपके हार्ड सब्सटेंसेस हैं उनका बनाया जाता है। इवन अगर आपको पता हो तो एक कंपाउंड यूज होता है कार्बोरेंडम, सुना है किसी ने? क्यों भाई, कार्बोरेंडम पता है कि नहीं पता है? नो सर। नहीं सुना कभी? नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, हम आपको एक और चीज बताते हैं। आपने वो देखा कि नाइफ में, सीजर में शार्पनिंग के लिए वो आते हैं साइकिल चला करके, धार लगाते यस हैं, हाँ सर। यस। उनके पास एक पत्थर होता है, यस सर। वो क्या होता है?
नहीं पता। दैट इज ऑल्सो एब्रेसिव मटेरियल, पढ़ाएंगे हम आपको, कार्बोरेंडम है वो। इसके अलावा अभी तो लोगों के घरों में टाइल्स लगते हैं, पर टाइल्स से पहले मार्बल बिछाया जाता था। तो अगर किसी के घर में मार्बल लगा होगा तो उसने शायद देखा होगा कि एक मशीन आती थी उसको पत्थर को क्लीन करने वाली, मार्बल को क्लीन करने वाली, देखा है किसी ने? देखा है यस सर। सर। उसके नीचे स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स होते हैं, मार्बल के पीस जैसे टुकड़े होते हैं, उसका काम भी यही होता है, वो भी एब्रेसिव है, उसे भी कार्बोरेंडम होता है, वो भी SI से बनाया जाता है। तो ये सब चीजें वही हैं। इन सब का सिलेक्शन लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे ही हुआ है। भाई लोग, कॉपी हो गया? यस सर। सर एक सेकंड कर रहा हूँ। सर 1 मिनट। करो करो। एक और चीज भी देख लीजिए, पर सॉल्युबिलिटी, अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो लेटाइस एनर्जी हमेशा कम होनी चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर कंपाउंड इनसॉल्युबल है तो इसका उल्टा हो जाता है। इसको भी लिख लीजिएगा, ये कंपैरिजन अभी हम लोग करेंगे आगे। और इनसॉल्युबल कंपाउंड लेटाइस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर किसी की लेटाइस एनर्जी ज्यादा है तो वो कंपाउंड कभी भी वाटर सॉल्युबल नहीं हो सकता। सर बोलिए। वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के नीचे जब भी आप सैंड पेपर का एब्रेसिव होने के बारे में बता रहे थे, वो पर्पल में अपने एनर्जी जो लिखा है वो यही बताने के लिए लिखा है कि वो लैटिस एनर्जी उसका हाई है, हाँ तो इसलिए सैंड पेपर वगैरह वो सब ना। हाँ जी, ओके सर। अभी ये कॉपी कर लीजिए, इसके आगे का तो हो ना पाएगा अभी। एक हेडिंग जरूर डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्लीज जरा ये हेडिंग डाल के रखिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट कहाँ से करना है पता चल पाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये हेडिंग डाल दीजिए। अभी चैप्टर का इंट्रो ही नहीं हुआ है, जब तक सारे बॉन्ड्स के टाइप्स वगैरह नहीं आ जाते हैं तब तक चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगा। लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक।
बाकी का नेक्स्ट पे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हेडिंग डाल के रखिएगा। सर आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड? आप कुछ भी लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड लिख लीजिए, आयनिक बॉन्ड लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों ही चीजें मिक्स करके डिस्कस करनी होंगी। ठीक है गाइस, चलिए बाकी का नेक्स्ट पे करते हैं। Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर।